स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 11th का टॉपिक दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और फिज़िक्स का बेस है, ठीक है। तो देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में होता क्या है। सबसे पहले जैसे हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ को चूज़ किया गया है, ठीक है, जिन्हें हम 7 डायमेंशंस कहते हैं। अब ये 7 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? पहली है लेंथ विच इज़ डिनोटेड बाई एल, दूसरी है मास विच इज़ डिनोटेड बाई एम, थर्ड इज टाइम विच इज़ डिनोटेड बाई टी, फोर्थ वन इज करंट विच इज़ डिनोटेड बाई ए, ठीक है, ए इज़ फ्रॉम एम्पेयर। फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर विच इज़ डिनोटेड बाई के एंड के इज़ फ्रॉम केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज़ डिनोटेड बाई सी डी इज़ कंडेला। एंड नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिनोटेड बाई मोल, ठीक है। तो अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास, ठीक है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ के अराउंड ही सारी फिजिक्स हमारी घूमती रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना कैसे, ठीक है। बेस देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखा कैसे जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस हम करते क्यों हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हमें एरिया लिखना है, ठीक है। तो कोई बोले कि एरिया का डायमेंशन क्या है, तो भैया एरिया, ठीक है, एरिया जैसे हम लेते हैं, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्यूबॉइड का। तो एरिया क्या होता है हमारा भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ डिफाइंड है, ब्रेथ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ब्रेथ इज अल्टीमेटली अ लेंथ, है ना, कि ब्रेथ भी हम किससे सेम स्केल से नापते हैं। तो इट इज़ एल इंटू एल दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ओके। सेम अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम क्या होगा इसका? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। सो बेस क्वांटिटीज़ में सिर्फ लेंथ ही डिफाइंड है, और ये सब बेस क्वांटिटीज़ के हिसाब से लेंथ ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एल। ब्रेथ में भी हम क्या लेंगे? एल, एंड हाइट के लिए भी एल। सो जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम के लिए वो कितना हो जाएगा? एल क्यूब, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है? एल, ठीक है। तो इट विल अगेन बी एल। अब अगर कोई हमसे पूछे अभी स्पीड क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस किससे डिफाइंड है बेस क्वांटिटीज़ में? लेंथ, है ना। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम इज टी, ठीक है। टाइम डिफाइंड है, यस टाइम डिफाइंड है, इट इज टी। तो स्पीड इज एल टी माइनस 1, या हम इसे कह सकते हैं एम 0 एल 1 टी माइनस 1। देखो यहाँ पे एम नहीं है ना, तो एम की पावर 0 हो सकता है, ठीक है, चलेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जो स्पीड की डायमेंशन है, स्पीड की डायमेंशन क्या है? मास में कितनी है? 0, ठीक है। लेंथ में कितनी है? +1, टाइम में कितनी है? -1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। करते हैं हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ओके, या वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं वेलोसिटी का क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था एल टी माइनस 1, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। और टाइम का क्या हो जाएगा? टी। तो अल्टीमेटली द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन विल बी एल टी माइनस 2, और इट विल बी एम 0 L1 t माइनस 2, या मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशंस के डायमेंशन क्या है? 0 इन मास, +1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ईजी है। देन वी कम टू फोर्स। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है? m, एक्सेलरेशन क्या होता है? LT माइनस 2, अभी अभी पढ़ा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m LT माइनस 2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज +1 इन मास, +1 इन L एंड -2 इन टाइम। वर्क क्या होता है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन है ml t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट इज l। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? ml2 t माइनस 2। भाई इजी है यहाँ तक। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है हमारे पास? एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। वर्क करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी। सो द एनर्जी विल हैव द सेम डायमेंशन एज वर्क, ठीक है। तो जो वर्क है वही डायमेंशन होगा एनर्जी का। तो ये डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml2 t माइनस 2। अब देखो जो सब टाइप की एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें क्या होगा? दे विल हैव द सेम डायमेंशन। जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv²,
ठीक है, तो हाफ है ना, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, एम का डायमेंशन है एम, ओके कैपिटल एम, वी स्क्वायर मतलब एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। इसे हम फर्दर देखेंगे आगे, तो एम का एम होगा, एल टी माइनस वन है तो स्क्वायर से करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, इसे आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ एनर्जी का डायमेंशन क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी का भी सेम है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का भी हम लोग देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे पास एम जी एच, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा हमारे पास एम जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस टू, ठीक है। एच है हमारे पास यहाँ पे हाइट, तो इसका डायमेंशन है एल, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास एम, देखो एल एल का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, अगेन इट विल हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। फिर हम देखते हैं पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वी कैन से द टाइम टेकन टू डू द वर्क, है ना, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा वर्क होता है तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा पावर, है ना। तो पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशन हमने देखा है एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, है ना, टाइम क्या है टी, तो ये जगह एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, स्ट्रेस और प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर और स्ट्रेस का सेम डायमेंशन होता है, देखो प्रेशर तो हमने पढ़ा है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, स्ट्रेस हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर का सेम हमारे पास डायमेंशन होता है, ठीक है। स्ट्रेस का डेफिनेशन भी ऐसी होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बट जो स्ट्रेस होता है इट इज़ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो इसकी डेप्थ में भी नहीं जाते, हम समझते हैं कि प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का हमारे पास डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एरिया का है हमारे पास एल स्क्वायर, सो अल्टीमेटली द डायमेंशन विल कम आउट टू बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब एक और इंटरेस्टिंग आता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस हमने क्लास 10th में पढ़ा है, पावर ऑफ लेंस होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, तो वन अपॉन एल दैट इज एल माइनस वन, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, द डायमेंशन ऑफ पावर इज 0 इन मास माइनस 1 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशंस हम लोग पढ़ क्यों रहे, इसके कोई ना कोई यूज़ तो होगा, है ना, बिना यूज़ के तो हम कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसके यूजेस देखते हैं, 3 यूजेस इसके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के काम में आता है हमारा डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, भैया मैंने कोई फॉर्मूला मेरे पास आया, पहले मैं देखूँ तो सही वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वो करना है इसके काम में भी आता है। फिर तीसरा आता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 यूज़ हैं, ठीक है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में, दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फॉर्मूलाज, और तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, ठीक है। तो पहला देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जैसा हमें पता है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे हमारे पास CGS है, MKS है ना, तो CGS MKS के बारे में पता ही हुआ, CGS में मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है, MKS में होता है मीटर, K से होता है हमारा KG एंड सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो हमारी यूनिट होती हैं, है ना, MLT, है ना, तो वो किस में रिप्रेजेंट होती है, CGS वाले में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS में मीटर KG सेकेंड, ऐसे काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। तो हमें वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी यूज़ होता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो देखो जैसा हम लिख सकते हैं ना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, भाई इस बात में कोई शक है नहीं है, ठीक है। तो लेट से मैं मान लेता हूँ कि U1 एंड U2 कुछ हमारे पास है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी Q, ठीक है, कोई क्वांटिटी Q है उसको नापने की यूनिट, जैसे यहाँ पे हमारा kg और यहाँ पे ग्राम, ठीक है। एंड N1 एंड N2 क्या है हमारे पास, रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज़, है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1000। तो मैं देख सकता हूँ कि N ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 इंटू यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 2, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या हो सकता है मेरे पास, देखो यहाँ पे तो हमारे पास क्या था kg और ग्राम में,
ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास MLT मतलब 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है, M, L और T तीनों डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 1 में माना कि M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मैंने माना M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 विल बी इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। तो N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, और U1 अपॉन U2 करेंगे तो M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपॉन M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो N2 विल बी इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। हमें बस यही फॉर्मूला याद रखना है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब ये A B C क्या है वो हम फर्दर एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो एग्जांपल है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, ठीक है। तो जो हमारा न्यूटन है इट इज़ इन MK सिस्टम ऑफ यूनिट, और डायन जो हमारा है वो होता है हमारा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास बेसिक फार्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू N1, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 क्या है, 1 न्यूटन को चेंज करना है ना भैया, ठीक है। अगर ये होता कन्वर्ट 2 न्यूटन इनटू डायन तो हम 2 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 न्यूटन, तो यहाँ पे हमने रखा 1, ठीक है। अब न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। तो फोर्स का हमने अभी अभी पढ़ा था, फोर्स MLT माइनस 2, ठीक है। फोर्स क्या होता है MLT माइनस 2, तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास MLT माइनस 2, ठीक है। तो ये जो ABC है ना भैया, तो मास का यहाँ पे मास कितना है हमारे यहाँ पे 1, ठीक है। डायमेंशन ऑफ मास कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। लेंथ में कितना है 1, ठीक है, और T में कितना है -2। तो ये जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है ना ABC ये इन्हीं की है, ठीक है। तो मास की कितनी है 1, लेंथ में कितना है 1, T में कितना है -2, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है फोर्स की 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मास में 1, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और टाइम में कितना है -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू M1 अपॉन M2, ठीक है। अब हमें क्या करना है M1, ठीक है, M1 क्या हमारा न्यूटन में, ठीक है, ये न्यूटन को डायन में चेंज करना है ना। तो न्यूटन क्या हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो MKS में यहाँ पे हम देखें मास किस में है यहाँ पे किलोग्राम में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया kg अपॉन M2 में मास किस में हमारा ग्राम में, तो मैंने लिख दिया ग्राम, ठीक है। L1 अपॉन L2 है ना, L1 अपॉन L2 यहाँ पे लेंथ किस में मीटर में, ठीक है, तो मैंने लिख दिया मीटर, ठीक है। और L2 में लेंथ किस में हमारी सेंटीमीटर में, तो मैंने लिख दिया सेंटीमीटर, ठीक है। एंड T1 अपॉन T2 यहाँ पे हमारा टाइम है सेकंड में, और यहाँ पे भी हमारा टाइम है सेकंड में। तो यहाँ पे N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 1000 ग्राम, ठीक है, अपॉन ग्राम। मास को सेंटीमीटर में सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। और यहाँ पे सॉरी ABC की वैल्यू मैंने लिखी नहीं, तो A की वैल्यू होगी हमारे पास 1, B की वैल्यू होगी 1 और C की वैल्यू होगी -2, ठीक है। MLT में हमें ABC की वैल्यू भी रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये -2, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, है ना। तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना हो गया, इसे मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, N2 इसे मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1 की पावर -2 भी कितना आएगा 1, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, और आई कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर 5 डाइन, ओके। सिमिलरली आप डाइन को भी न्यूटन में चेंज कर सकते हो, ठीक है, यू कैन सिमिलरली चेंज डायन 1 डायन इनटू न्यूटन, ठीक है, वो करके देखना।
अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स, ठीक है। तो एनर्जी की एक यूनिट है जूल, दूसरी है अर्ग्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जूल जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट है इट इज़ इन एमकेएस, और जो हमारी अर्ग्स सिस्टम ऑफ यूनिट है इट इज़ इन सीजीएस, ओके। तो अभी मैंने पढ़ा था कि जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है हमारा, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। तो इसका वही डायमेंशन होगा जो वर्क का होगा। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, mL2T-2 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग्स में, है ना। ये हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हमें सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला वही अपना, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अब मैं देखूँ यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू N1, मतलब कितने को कन्वर्ट करना है, 1 जूल को। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, M1 अपॉन M2, है ना। तो जो हमारी पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब हमारी MK सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें मास किस में लेते हैं हम लोग, kg में। तो मैं क्या लिखूँगा, kg अपॉन M2 में किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में, है ना, की पावर A की वैल्यू कितनी है 1, है ना, इंटू L1 अपॉन L2, ठीक है। यहाँ पे हम लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में, ठीक है, अपॉन M2, यहाँ पे लेंथ हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, की पावर B की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। एंड T1 अपॉन T2, यहाँ पे भी टाइम किस में होता है, सेकंड में, और यहाँ पे भी टाइम किस में होता है, सेकंड में, मतलब जूल और अर्ग में टाइम सेकंड में ही होता है, ठीक है। इसकी पावर C दैट इज पावर -2। तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू kg को ग्राम में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, की पावर 1, मीटर इज 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर -2। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 की पावर -2 तो 1 ही रहेगा। और आई कैन से N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 के स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 7, या आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा 1 जूल ऑफ एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स, ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इजीली हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे हम काफ़ी सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ है इट इज़ इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। तो करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला हम कैसे चेक करते हैं, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस ये कहता है कि जितनी भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसकी जो डायमेंशन एक साइड में होगी इट विल बी इक्वल टू इट्स डायमेंशन ऑन अनदर साइड, ठीक है। इसका मतलब मैं कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ उसमें जो लेफ्ट साइड में डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, ओके। तो जैसे मुझे किसी ने बोला कि भाई ये फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/G, है ना, ये टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम का फॉर्मूला है। तो मुझे बोला कि भाई इसकी हमें चेक करना है कि इसकी ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है इसके लिए मैं क्या चेक करूँगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे T इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू 2π लेंथ अपॉन G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे T का डायमेंशन क्या होगा, T इज इक्वल टू यहाँ पे 2π कॉन्स्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। √L अपॉन G, L देखो L का डायमेंशन क्या होगा हमारा, L ही होता है, ठीक है। G क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही डायमेंशन होगा जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT-2, ठीक है। और ये हमारा अंडर रूट में लेंथ कट जाएगा, T-2 हमारे पास T इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 1 √1/T-2। इसे मैं आगे चेक करूँगा
तो जो हमारा डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में वो तो टी है ही, है ना। टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, तो डायमेंशन क्या होगा, लेफ्ट साइड में भी टी है, राइट साइड में भी टी है। तो मैं देख रहा हूँ ना कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, है ना। तो यही हमारा कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं। मैं कोई और एग्जांपल भी ले लेता हूँ, ठीक है। लेट से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये तो हर किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है। ई क्या है हमारा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। तो इसका डायमेंशन कितना होता है, एम एल टू टी माइनस टू। तो मैं भाई चेक कर लेता हूँ कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला सही है भी कि नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू एम का डायमेंशन एम ही होगा। सी क्या हमारा यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, एम ये क्या हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन राइट साइड, वो भी यही है। भाई ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ये फॉर्मूला सही है। तो ऐसे हम कोई भी फॉर्मूला है उसका डायमेंशन हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस का एक और वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ और थर्ड वन जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। इससे हम लोग फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मुझे कहा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन। इसने देखो अभी यहाँ पे कहा विच मे डिपेंड अपॉन, डिपेंड कर सकता है किन किन चीज़ों पे, ए दैट इज मास ऑफ बॉब, बी उसने दे रखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम दैट इज एल, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज जी, ठीक है। तो मुझे ही कहा गया है कि भाई टाइम पीरियड जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉब, ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, ठीक है। तो इसमें मुझे रिलेशन कैसे लेना होता है, मैं क्या करूँगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मास एल एंड जी, ठीक। सो यहाँ से मुझे क्या बोला गया, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि जो लेट से मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं इसे सिंपली ले लेता हूँ, लेट से मास पे डिपेंड कर रहा होगा, हो सकता है मास की पावर 1 2 3 कैसे भी, है ना। तो मास पे डिपेंड करता है ए, है ना। अभी मैंने डायमेंशन में पढ़ा था ना कि द डायमेंशन इन मास इज 1, लेंथ इज -1, हम अभी कर रहे थे, ठीक है। ऐसी लेंथ में मैं मान लेता हूँ डायमेंशन कैसे डिपेंड करती है, बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करती है, सी, है ना। तो अब मैं देखता हूँ, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताई है कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन होनी चाहिए इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, ओके। होता ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो टी है टाइम पीरियड, इसका डायमेंशन क्या होगा, टी ही होगा। या अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि इसका डायमेंशन m0 l0 t1 होगा, हाँ या ना, ठीक है। इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं एक कांस्टेंट से हटा देता हूँ, दैट इज के m की पावर a, ठीक है। तो m का डायमेंशन हम क्या लेते हैं, मास का डायमेंशन हम क्या लेते हैं, कैपिटल M, इसकी पावर a, ठीक है। लेंथ का डायमेंशन हम कैसे लेते हैं, l, इसकी पावर b, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या होता है, मैंने जो बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, lt - 2 की पावर c, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा m0 l0 t1 इज इक्वल टू k, ठीक है, m की पावर a, l की पावर b, और इसे अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, l की पावर c t की पावर -2c। भाई यहाँ तक क्लियर है, इजी है यहाँ तक, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। ये तो सेम ही रहेगा, इस तरफ ये हो जाएगा k m की पावर a, ठीक है। L में देखो L की पावर b भी है और L की पावर c भी है, और ये मल्टीप्लाई में, तो मैं लिख सकता हूँ L की पावर b प्लस c, ठीक है। ये वैसे यार अंदर ही लेंगे ज़्यादा बेटर है ना, L b प्लस c ऐसे करके, ठीक है। और t में कितना है, -2c,
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ये सिखाता है कि डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही राइट हैंड साइड पे भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को कंपेयर करूँगा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, m की पावर यहाँ पे कितनी है 0, यहाँ पे m की पावर कितनी है a, तो a शुड बी इक्वल टू 0, है ना। ऐसे ही कंपेयर करूँगा। भाई मास यहाँ पे कितना है, मास का डायमेंशन कितना है यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे मास कितना है a, है ना। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 0, ठीक है। a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। सिमिलरली लेंथ को कंपेयर करूँगा, भाई लेंथ में यहाँ क्या डायमेंशन है 0, यहाँ पे कितना है b प्लस सी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि b प्लस सी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। और टाइम को कंपेयर करूँगा तो टाइम की पावर यहाँ पे कितनी है -2c, है ना। तो -2c शुड बी इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो यहाँ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, है ना। अगर -2c इज इक्वल टू 1 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। क्लियर है, ठीक है। और हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि b प्लस सी अगर इक्वल टू 0 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -c। और आई कैन से कि b इज इक्वल टू -c, c की वैल्यू कितनी है -1/2। और आई कैन से कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +1/2। वेरी क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही आसान है। अब मैं इन वैल्यू को क्या करूँगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, है ना। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, ठीक है। l की पावर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, एंड g की पावर c, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0 इज़ 1, ठीक है। और ये हो जाएगा l की पावर 1/2, और g की पावर -1/2 है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ g की पावर 1/2, है ना। अपॉन में लेके चले गया तो ये इक्वेशन क्या ऐसे भी लिखी जा सकती है, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है। और इसे मैंने लिख दिया √L/g। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन वैसे भी मैंने k से हटाया था तो मैं लिख सकता हूँ ना t इज़ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ √L/g, ठीक है। और यही फॉर्मूला तो मैंने पढ़ा था कि t इज इक्वल टू 2π√L/g टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, है ना। तो वो यही इक्वेशन तो है, ठीक है। ईजी है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। जो हम डायमेंशनल फार्मूला हम देख रहे थे या डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि जो हमारा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट आते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं देता। जैसे हमारे पास t इज इक्वल टू के √L/g ये फॉर्मूला आया था, ये तो मैंने डिराइव कर लिया था, इजीली डिराइव हो गया था मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे k की वैल्यू पता चल पाई, क्योंकि एक्चुअल में k की वैल्यू कितनी होती है 2π, है ना। लेकिन यहाँ पे k की कोई वैल्यू हमें पता नहीं चली, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है उसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। दूसरा पॉइंट इसका है कि इफ़ द क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड, ठीक है। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में किया था कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ जाता, अगर कोई भी फैक्टर आता, लेट्स से द फैक्टर इज x, कोई और फैक्टर है, तो फिर ये फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते। फॉर्मूला तभी तक डिराइव कर सकते हैं जब तक हमारे पास 3 फैक्टर है। देखो अब जैसे कोई फॉर्मूला है विच कंटेन्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉग फंक्शन एटसेट्रा कैन नॉट बी डिराइव्ड, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। अभी मैंने देखा था ना यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं थी, 2π यहाँ पे कांस्टेंट था k की जगह, तो वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर ही नहीं पा रहे थे। तो सिमिलरली जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, ठीक है, ऐसे कोई फॉर्मूले जहाँ पे आएंगे जहाँ पे ये फंक्शंस भी आएंगे तो फॉर्मूले हम लोग डिराइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ये भी इसकी। फिर जैसे मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे एक साइड में मोर देन 1 पार्ट है, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो 2 पार्ट है ना। तो ऐसे काफ़ी फॉर्मूले होते हैं जहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 पार्ट आ जाते हैं हमारे पास, तो ऐसे फॉर्मूले भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। और जो पांचवा इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, जो लिमिटेशन है, ये हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता नहीं है कि जो भी हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे बात ही नहीं होती स्केलर है वेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, ठीक है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती है।
तो सिर्फ सिंस यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो हमें ये पता नहीं चलता जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो इतना हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना डायमेंशनल एनालिसिस। इसका पार्ट 2 आएगा विच विल हैव वेरी गुड न्यूमेरिकल्स, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, वो देखना जरूर आप अगला पार्ट। थैंक यू, गुड बाय।